हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये भटनेर आईएएस का ये ऐप है जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। हमारा इंडियन इकोनॉमी का पूरा कोर्स जो कि कंप्लीट कोर्स यानी कंप्लीट वीडियो पीडीएफ टेस्ट इस पे ही मिलेगा इस ऐप पर। और करीब 750 के आसपास जो है इसका प्राइस है, यानी एग्जैक्ट 750 है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, हम बैंकिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमें जो है सेकंड लेक्चर क्या करना है भाई, डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेकंड लेक्चर हमें। मैं आपको पहले एक थोड़ा सा ये बताया था कि जो बैंक है, तो जैसे कि बाजारी मूल्य के आधार पे, यानी बैंक, ध्यान से सुनना, बाजारी मूल्य के आधार पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं आपका पिछला का जो 5 मिनट में। ओके, मतलब लास्ट जो मैंने हेडिंग करवाई थी तो उस हेडिंग से शुरू कर रहा हूं। तो बाजारी मूल्य तो आप जान गए हैं, ठीक है ना। तो बाजारी मूल्य के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक एचडीएफसी है, जो कि कुल दिए गए ऋण परिसंपत्ति, यानी कुल दिया गया ऋण परिसंपत्ति और शाखाओं के आधार पे भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। ठीक है, जेपी मॉर्गन चेस। तो जेपी मॉर्गन चेस जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, अमेरिकी बैंक है, जेपी मॉर्गन चेस अमेरिकी बैंक है, जो कि बाजारी मूल्य के आधार पे ये सबसे बड़ी बैंक है। किसके आधार पे भाई? बाजारी मूल्य के आधार पे सबसे बड़ी बैंक है विश्व की। वहीं यह भारत में अपनी सेवाएं नहीं देती है, जो जेपी मॉर्गन चेस है ये भारत में अपनी सेवाएं नहीं देती है। अमेरिकी मंदी से पहले जो है अमेरिका की सिटी बैंक विश्व की सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। ये सिटी बैंक जो कि भारत में कार्यरत है, ये अमेरिकी मंदी जो 2008 में मंदी आती है उससे पहले ये सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। लेकिन अब यह विश्व की सबसे बड़ी बैंक अब ये बाजारी मूल्य के आधार पर नहीं है, बल्कि यह अपनी जो है ये दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और यह भारत में कार्यरत है, अपनी सेवाएं देती है। दिए गए कुल ऋण और परिसंपत्ति के आधार पर जो है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एंड बैंक ऑफ चाइना जो आईसीबीसी है, ये दिए गए कुल ऋण और परिसंपत्ति के आधार पे, परिसंपत्ति और शाखाओं के आधार पे ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, और ये भारत में ये जो आईसीबीसी है ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है ना। ब्रिटेन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में ये कार्यरत है और सभी विदेशी बैंक जो भी भारत में कार्यरत हैं, सबसे ज्यादा जो शाखाएं हैं भारत में इसी की हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं इसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। ठीक है, डायचे बैंक आपने सुना होगा, डायचे। ये जो डायचे बैंक है इसको स्पेलिंग कैसे लिखते हैं ये भी देख लो, स्पेलिंग से आप मिस्टेक ना कर दो, क्योंकि ये जो है ना जर्मन में लिखी है। तो DUTSCH डायचे बैंक। तो यह जर्मनी की भाई सबसे बड़ी बैंक है जो कि भारत में कार्यरत है। एक अगली बैंक है पीएनबी परिबास। ये पीएनबी जो परिबा है जो कि ये फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक है और ये भी भारत में कार्यरत है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसे समझा देखा,
अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जरा ध्यान से सुनना। हमारा आज का जो सब हेडिंग है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, यानी आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया स्टार्टिंग में, लेकिन अब इन्हें वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में रखा गया है। पहले इनको अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब जो आरआरबीज हैं तो इनको अब ना जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी श्रेणी में रखा गया है। आरआरबीज की स्थापना है वो ग्रामीण हिस्सों में होती है, ये ग्रामीण हिस्सों में स्थापित होते हैं, इनकी स्थापना जो है ग्रामीण हिस्सों में होती है। ऐसे आरआरबी उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं। और एक आरआरबी की स्थापना में अगर मान लो एक आरआरबी की स्थापना होती है तो 50% योगदान केंद्र का होता है, केंद्र सरकार का होता है, और 35% जो योगदान है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है पीएसबी उसका होता है। 15% जो योगदान है वो जिस राज्य में है स्टेट बैंक का होता है। ठीक है, अब इनके परिचालन में, इन बैंकों का जो परिचालन है एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक करती है और यह अलग अलग नाम से कार्यरत है। तो इनका जो ऑपरेशन है कौन करती है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक करती है। भारत में 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 बैंकों का स्थापना किया गया। ठीक है, अब देखो जैसे 4 राज्य है ना, तो 4 राज्यों में 5 जगह कहाँ पे ये आरआरबी हैं सेटअप किए गए। ये तो गांधी जी की जयंती के दिन 1975 में सेटअप किए गए, लेकिन 4 राज्यों में कहाँ पे? तो यूपी में 2 जगह, एक तो मुरादाबाद और दूसरा योगी जी की कर्मभूमि अर्थात गोरखपुर में। ठीक है, 2 जगह तो ये हो गए यूपी में। एक वेस्ट बंगाल मालदा, बहुत पॉपुलर है मालदा। ठीक है, तीसरी जो जगह है राजस्थान, राजस्थान में जयपुर। ठीक है, हरियाणा में भिवानी, ठीक है, तो ये 5 जगह, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर, वेस्ट बंगाल में मालदा, यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर। ठीक है, अब भाई देखो ये जो आरआरबी हैं धीरे धीरे इनकी संख्या जो घटकर है 196 हो गई है, 196। इन्होंने हजारों की संख्या में जो अपनी शाखाएं हैं खोली है। आरआरबी का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। जो आरआरबीज हैं, आपसे उद्देश्य पूछे आरआरबीज, तो जो ग्रामीण आबादी है, तो ग्रामीण आबादी को क्या करना है भाई? ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का है। इनका जो कार्य है कृषि के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने का है। आरआरबी किसे ऋण देंगे? जो छोटे छोटे उद्योग हैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के लिए, यानी कृषि के लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इनको क्या है, इन छोटे छोटे उद्योगों को और कृषि के लिए ऋण देते हैं। अब भाई देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये छोटे उद्योगों को ऋण देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं,
तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे कि लोग स्किल नहीं होते हैं। कृषि के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है तो बहुत ज्यादा स्किल नहीं होते हैं लोग या फार्मर। तो कई बार जो है आरआरबी का जो पैसा है वो डूब जाता है और एनपीए हो जाता है। तो आरआरबी बहुत ज्यादा जो अधिकांश आरआरबी की बात करें तो घाटे में चलने लगे हैं और आपस में इनका विलय करके इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। विलय की इस प्रक्रिया के कारण अब इनकी संख्या जो है वो घट करके 196 की जगह मात्र 56 रह गई है और इनको घटा करके 36 यानी 36 लाया जाएगा, ये प्रावधान है। वर्तमान में एसबीआई जो है तो एसबीआई कुल 14 आरआरबी को स्पॉन्सर्ड करता है। जो एसबीआई है ये 14 आरआरबी को यानी उनका ये मतलब ये स्पॉन्सर्ड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑपरेशन करता है जो कि ये मैक्स है, अधिकतम है। भारत में अब नए आरआरबी स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा और सिक्किम को छोड़ करके भारत के सभी राज्य जो हैं वो आरआरबी, भारत के सभी राज्यों में आरआरबी स्थापित है, यानी गोवा और सिक्किम, गोवा और सिक्किम। तो यहां आरआरबी नहीं है, यहां आरआरबी नहीं है, ओके। इसके साथ साथ आप आगे देखोगे तो इसमें से जैसे कि दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक। अब भी कोऑपरेटिव बैंक के इन्हें सहकारी बैंक भी कहते हैं, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भी अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक। जो सरकारी सहकारी बैंक भी अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक है, ठीक है। अब भाई ये जो सहकारी बैंक हैं ये वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे आपसी सहयोग के माध्यम से स्थापित होते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ बनाने का नहीं होता है। जैसे जैसे सहकारी बैंक प्रचलित होने लगे उन्हें राज्य सरकार के कंट्रोल में लाया गया और इनका जो पंजीयन है दो अलग अलग एक्ट के माध्यम से, दो अलग अलग एक्ट के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। राज्य सहकारी बैंक जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। जो दूसरा अर्बन सहकारी बैंक है इसको मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत इसको लाया जाता है। अब सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं था, इन्हें आरबीआई के नियंत्रण में 1966 में लाया गया और वर्तमान में जो सहकारी बैंक हैं इन पर दोहरा नियंत्रण होता है। एक तो राज्य इन बैंकों के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते हैं जबकि आरआरबी इनके जो बैंकिंग क्रिया है तो उस पर नियंत्रण रखती है। आरआर जो है तो इनके बैंकिंग क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। तो आपने जो कोऑपरेटिव जो सहकारी बैंक है इनके बारे में देखा, इनके बारे में समझा, ठीक है। अब जो राज्य सहकारी बैंक है यह एक राज्य के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं, यह जिला स्तर पर इनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, जबकि ग्रामीण स्तर पर इनको पीएसीएस यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। पीएसीएस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है और शहरी सहकारी बैंक एक राज्य से बाहर भी अपना कारोबार कर सकते हैं। तो ये तो रहा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक बार समराइज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई जो शेड्यूल बैंक है, पहले जो अनुसूचित बैंक है, परंतु अनुसूचित बैंक है ये वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं और ये आपसी सहयोग के माध्यम से स्थापित होते हैं। तो ये आपसी सहयोग के माध्यम से, इन आपसी सहयोग के माध्यम से स्थापित होते हैं। इनका उद्देश्य जो है लाभ बनाने का नहीं होता है, इनका उद्देश्य लाभ बनाने का नहीं होता है, लाभ बनाने का नहीं होता है। जैसे जैसे शहरी सहकारी बैंक प्रचलित होने लगे उन्हें राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया गया।
जैसे जैसे ये जो हैं सहकारी बैंक प्रचलित होने लगते हैं तो इनको राज्य सहकारी जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया गया और इनका जो पंजीयन है, इनका रजिस्ट्रेशन है, दो अलग अलग एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। अब जैसे जो राज्य सहकारी बैंक है, जरा यहां से फिर समझना कि जो राज्य सहकारी बैंक है तो राज्य सहकारी बैंक का जो है, ये राज्य सहकारी बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किया गया। राज्य सहकारी बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट कोऑपरेटिव यानी राज्य सहकारी बैंक का स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो शहरी सहकारी बैंक है, जो शहरी सहकारी बैंक है, तो ये शहरी सहकारी बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है वो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। शहरी बैंकों पर जो है जो सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं था। स्टार्टिंग में जो कोऑपरेटिव बैंक थे इनमें से आरबीआई का नियंत्रण नहीं था, लेकिन 1966 में इनको आरबीआई के कंट्रोल में लाया गया और वर्तमान में जो शहरी सहकारी बैंक हैं इन पे दोहरा कंट्रोल होता है। एक तो आरबीआई कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ क्या है, इन पे जो राज्य है वो उन प्रबंधन का कार्य देखता है। स्टेट राज्य प्रबंधन का कार्य देखता है, प्रबंधन को नियंत्रित करता है। आरबीआई इनके बैंकिंग क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बैंकिंग क्रियाओं पर ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब राज्य सहकारी बैंक एक राज्य से बाहर, जो राज्य सहकारी बैंक है ये एक राज्य से बाहर नहीं कार्य कर सकता है, बल्कि जो दूसरी तरफ अब ये जो राज्य सहकारी बैंक है तो इनको जिला स्तर पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, जबकि इन्हीं को ग्रामीण स्तर पर पीएसीएस इज रेफर्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। पीएसीएस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। और शहरी सहकारी बैंक एक राज्य से बाहर, जो ये हैं शहरी सहकारी बैंक, ये एक राज्य से बाहर भी अपना कारोबार कर सकते हैं। पिछले वर्ष बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन अधिनियम के बिल के अंतर्गत 2020 के जरिए सहकारी बैंक है तो इनको आरबीआई के नियंत्रण में ला दिया गया है। मतलब 2020 में सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में ला दिया गया है। भारत में एक सहकारी बैंक ऐसी बैंक है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। अब यह रेपको बैंक के नाम से कार्यरत है। इसका पूरा नाम जो है मैं लिख देता हूं। मैंने क्या कहा कि भाई भारत में एक ऐसी सहकारी बैंक है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रही है। यह रेपको बैंक के नाम से कार्यरत है। रेपको बैंक के नाम से भी कार्यरत है। इसका पूरा नाम जो है रिपेट्रिएट कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक है। यह मात्र तमिलनाडु में कार्यरत है और इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है। इस बैंक का जो स्थापना है, जो श्रीलंका से लौटे जो भारतीय तमिल थे उनके रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के उद्देश्य से करा गया था, जो कि वो लिट्टे की समस्या से एलटीटी, आप जानते हैं लिबरेशन तमिल टाइगर ईलम है ना,
जो कि लिट्टे की समस्या से ग्रसित थे। ओके, तो आपने ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब भाई बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट, नरसिम्हन समिति रिपोर्ट। देखो भाई, भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया 1980 में पूरी हो गई। 1969 में 14 बड़े बैंक जिनका जो जमा राशि थी 50 करोड़ तक, वो सभी निजी बैंकों को नेशनलाइज किया गया। फिर 1980 में जिनका जो जमा राशि 200 करोड़ तक की थी, उनको नेशनलाइज किया गया। 1980 तक 20 बड़े बैंकों का, जो निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया जो है 1980 में पूरी हो गई, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखे गए। नकारात्मक प्रभाव कैसे देखे गए कि सभी जो प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, उनको सरकारी कर दिया गया। तो इसमें नेगेटिव इंपैक्ट ये मिले कि प्रतिस्पर्धा नहीं रही। अब प्रतिस्पर्धा ना होने की वजह से जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था है ये पूरी तरीके से स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरबीआई के जो भूतपूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हम, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति 2 बार गठित हुई। एक 1991 में गठित हुई और दूसरी बार 1998 में गठित हुई। ये जो नरसिम्हन समिति 2 बार गठित हुई। क्यों गठित हुई? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधित इसको अपने क्या देने थे? सुझाव देने थे। तो प्रथम नरसिम्हन समिति के क्या वो सुझाव थे जो 1991 में, तो आप ऐसे कह सकते हो जो फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी थी, नरसिम्हम समिति थी, इसके कुछ यूं सुधार थे। जैसे इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता भी चलूंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। पहला स्टेटमेंट ने कहा कि भाई जो बैंकों को आप नेशनलाइज कर रहे हो, तो बैंकों की जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है इसको क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद की जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन बंद किया जाए, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। क्यों? क्योंकि देखो प्रतिस्पर्धा इससे प्रभावित हो रही थी। जैसे कि भारत में सरकारी का मतलब ये है कि काम करे अगला, बने रहो पगला। मतलब ये कि अगर सभी चीजों को सरकारी कर दिया गया है तो उसका जो प्राइवेट बैंक है उनसे जो कंपटीशन ही नहीं रह गया है, कोई कॉम्पीट प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। तो इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित, मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजह से गुणवत्ता जो है वो प्रभावित होती है। तो कहा गया कि भाई अब जो राष्ट्रीयकरण है इसकी प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया है इसको भैया बंद कर दो, बहुत हो गया। ठीक है। दूसरा कहा गया कि सभी बैंकों की जो शाखाएं हैं, सभी शाखाओं को पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दो। तो सभी शाखाओं को कंप्यूटरीकृत कर दो, कंप्यूटरीकृत करने की बात करी गई कि सभी शाखाएं जो है, ब्रांचेस, सभी शाखाओं को कंप्यूटरीकृत कर दो। इनका तीसरा सुझाव था कि भी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, पब्लिक सेक्टर के बैंक पीएसबीज और प्राइवेट सेक्टर के बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर के बैंक, तो इन बैंकों को समान दर्जा दिया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। किसी भी प्रकार से जो निजी बैंक हैं कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए। इक्वल ट्रीटमेंट की बात हुई, इक्वल ट्रीटमेंट की बात हुई, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। चौथा है कि भाई जो कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ ना किया जाए, क्योंकि कमजोर बैंकों के पुनर्गठन के उद्देश्य से जो मजबूत बैंक भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो कमजोर बैंक है, अगर आपको इनका पुनर्गठन करना है तो आप दूसरे उपाय अपनाएं, लेकिन आप मजबूत बैंकों के साथ विलय ना करें। तो जो कमजोर बैंक हैं इनका विलय आप मजबूत बैंकों के साथ मत करो, मजबूत बैंकों के साथ मत करो, बैंकों के साथ मत करो। पांचवा ये है कि कुछ भारतीय बैंकों को, जैसे कि एसबीआई, इसको वर्ल्ड लेवल का विश्व स्तरीय बैंक के तौर पे उभारा जाए। कुछ बैंकों को लाइक एसबीआई, इसको विश्व स्तरीय बैंक के तौर पे उभारा जाए। वर्ल्ड लेवल के कुछ बैंक बनाओ, विश्व स्तरीय बैंक के तौर पे इसको उभारा जाए।
अगला स्टेटमेंट था साहब का कि भाई जो बचत खाते हैं, तो बचत खाते में जमा राशि की जमा राशि पर जो बैंक द्वारा दिया जाने वाला जो ब्याज है उसको आरबीआई अपने नियंत्रण से मुक्त कर दे, फ्री छोड़ दे। ये बाजारी ताकतों पर छोड़ दे, बाजारी ताकतों के अकॉर्डिंगली चीजें मैनेज करी जाएंगी। बैंक या बचत खाते में जो सेविंग अकाउंट है, तो बचत खाते में जमा करता की राशि पर बैंक द्वारा जो लिया जाने वाला ब्याज है उसको आप जब फ्री मुक्त कर दोगे तो इससे जो तय करने में, ब्याज को तय करने में स्वतंत्र हो जाएगी बैंक। तो जमा करता की जमा राशि पर कितना ब्याज दे वो फ्री है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह ज्यादा जमाकर्ता को ब्याज दे, जमाकर्ता को ज्यादा ब्याज दे। तो बचत खाते में जमाकर्ता की जमा राशि पर बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज आरबीआई के नियंत्रण से मुक्त हो जाए। आरबीआई ब्याज को कंट्रोल ना करे, ब्याज को मुक्त करे। ठीक है। सातवां ये है कि वे बैंक जो कि लाभ में हैं, जो बैंक प्रॉफिट में हैं, मतलब बहुत सारे बैंक हैं जो ऐसे प्रॉफिट में हैं, तो वे बैंक जो प्रॉफिट में हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर है, तो उन्हें अपने विस्तार के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करवा के वो पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। तो बड़े बैंकों को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा के कैपिटलाइजेशन, इसको क्या किया जाए, जो पूंजीकरण है भाई, कैपिटलाइजेशन है, तो पूंजीकरण को क्या किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए। ठीक है। तो वो अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। साथ में ये कहा गया कि भाई सीआरआर एसएलआर को कम किया जाए ताकि बैंकों के पास कारोबार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की, धन की जरूरत, मतलब धनराशि बचेगी। इससे सीआरआर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एसएलआर भी बता चुका हूं। तो इसमें ये कहा गया कि ये कम कर दो, इससे जो है बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा पंप कर सकेंगे। तो मॉनेटरी रेट्स को कम किया जाए, कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे। अब जिसे बैंक अपने पास, अब देखो अगला इसमें से कि जो बैंक हैं, बैंकों को एनपीए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति की वसूली के लिए जो बैंक हैं, तो बैंकों का अगर एनपीए बढ़ रहा है, ये जो है एनपीए, तो जो गैर निष्पादनकारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो इनका जो एनपीए बढ़ रहा है, इनको वसूलने के लिए एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करी जाए। प्रायोरिटी वाले क्षेत्रों को जो दिया जाने वाला जो ऋण है, जो 40% देना पड़ता है, तो प्रायोरिटी वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाले ऋण को घटा करके 10% किया जाए। ऋण को जो है, इस ऋण को घटा करके 10% तक लाया जाए, 10% तक लाया जाए। ये सभी जो है नरसिम्हम साहब थे, तो उनके क्या थे, सुझाव थे, ध्यान रखिएगा, ये उनके सुझाव थे। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम देख लो। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम, विदेशी निवेश से संबंधित नियम, विदेशी निवेश से संबंधित नियम। अब देखो भाई, बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को समझने के लिए भारत में जो कार्यरत बैंकों को 3 श्रेणियों में क्लासिफाई किया गया है। भारत में विदेशी निवेश से संबंधित जो नियम हैं, तो इनको समझने के लिए इनको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर का। दूसरा हो गया निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। और जो आपका तीसरा है विदेशी बैंक, जो भारत में कार्यरत हैं, भारत में कार्यरत हैं। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जो विदेशी निवेश, यानी जो विदेशी निवेश है उससे संबंधित नियम, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कितना हो सकता है, निजी क्षेत्र में कितना हो सकता है, और विदेशी बैंकों में जो कि विदेशी बैंक जो कि भारत में है, उनमें कितना हो सकता है।
तो जरा इसमें से देखो। अब भाई सार्वजनिक क्षेत्र के जो भारतीय बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं लाएगी। ध्यान से सुनना, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं इसमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी भी हालात में 51% से नीचे नहीं ला सकती है। तो जो बची 49% है, 49% तक की हिस्सेदारी बेच सकती है। कितने भाई? 49% तक की हिस्सेदारी बेच सकती है। परंतु इस 49 में से 20 से ज्यादा हिस्सेदारी, इस 49 में से 20% से ज्यादा, इस 49 में से जो 20% है, तो 20% से ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को नहीं जा सकती है। 49 में से 20% से ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को नहीं बेची जा सकती है। अब किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। ठीक है, किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज्यादा, तो मान लो 2 मैक्स हो सकते हैं 10%। ठीक है, अब इसमें से आपको ये देखना है कि भाई जो मात्र बीमा कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो 15% तक की हिस्सेदारी, ये जो 10% है जो बीमा कंपनियों के लिए 15% है, तो 15% तक की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति होती है। अब देखो, आईडीबीआई बैंक को जो एलआईसी को बेचे जाने की प्रक्रिया में जो विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन लागू किए गए हैं, क्योंकि एलआईसी को 51% की जो हिस्सेदारी है वो 51% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि जब आईडीबीआई बैंक की स्थिति में सुधार आ जाएगा तो एलआईसी अपनी जो इसमें से अपनी जो हिस्सेदारी है उसको धीरे धीरे घटा करके 15% तक ले आएगी। जो 51% एलआईसी को हिस्सेदारी गई है वो धीरे धीरे घटा करके 51% तक ले आएगी। निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों में जो, अब ये तो आपने देखा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का, अब जो निजी क्षेत्र के जो भारतीय बैंक हैं, तो संस्थापक स्टार्टिंग में निजी क्षेत्रों के लिए देख लो, निजी क्षेत्रों के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए, तो निजी क्षेत्र में जो भारतीय बैंक में संस्थापक प्रारंभ में 100% हिस्सेदारी रख सकता है। स्टार्टिंग में कितना भैया? 100% तक हिस्सेदारी रख सकता है। परंतु पहले 5 वर्षों में, फर्स्ट 5 ईयर में, 5 वर्षों के अंत तक संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी घटा करके 40% तक ला सकता है। संस्थापक अपनी हिस्सेदारी घटा करके 40% तक ला सकता है। 5 वर्षों में, फिर आगे इन 5 वर्षों में जो बैंक है, विदेशी निवेश जो है वो 49% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी इन 5 वर्षों में जो है तो विदेशी निवेश इनमें 49% से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी निवेशक के पास इस 49% में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। मात्र बीमा कंपनियों के लिए एक्सेप्शन है कि यह 15% की हिस्सेदारी खरीद सकती है। फिर 15वें वर्ष के अंत तक जो संस्थापक है इसको हर हाल में अपनी हिस्सेदारी घटा करके, हर हाल में 15 वर्ष के अंत तक जो संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी घटा करके 15% लानी होगी। कितना भाई? 15% लेके आना होगा। हिस्सेदारी हर हाल में घटा करके 15% तक लेके आएगा। विदेशी निवेश अब भी यहाँ 74% तक हो सकता है। मतलब 15 वर्षों में जो विदेशी निवेश है वो 74% तक हो सकता है। बीमा कंपनियों के अलावा किसी दूसरे निवेशक को इस 74 में से 10%, एक को 10% से ज्यादा, यानी इसमें हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। बीमा कंपनियों के लिए ये हिस्सेदारी 15% है। तो 15 वर्षों के उपरांत 15 वर्षों के बाद विदेशी निवेश 100% भी हो सकता है। अगर ये 15 वर्ष के बाद हो जाए तो जो विदेशी निवेश है इसमें 100% तक का हो सकता है। कितना भाई? 100% तक का हो सकता है। अब भारत में जो कार्यरत जो विदेशी बैंक है, इसमें देखो ये वाले जो विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत है, तो भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में विदेशी निवेश 100% तक हो सकता है। कितना भाई? 100% तक हो सकता है। कहा जा सकता है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश संभव है। 100% तक विदेशी निवेश संभव है।
ठीक है, आगे देखो। अब वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस से संबंधित प्रावधान, लाइसेंस से संबंधित प्रावधान क्या है, जरा इन्हें समझने का प्रयास करो आप बारी बारी से। आपने अभी क्या देखा कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था में विदेशी निवेश से संबंधित नियम देखे और तीनों प्रकार की श्रेणी में आपने देखा। अब वाणिज्यिक बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के लिए जो लाइसेंस से संबंधित कुछ प्रावधान है, इन्हें देखो भाई। वर्ष 2004 में जो है आरबीआई ने एक यस बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक इनको लाइसेंस दिया था 2004 में। पुनः इसको खोला गया 2014 में, और 2014 में जो आईडीएफसी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, इनको क्या है कि इनको लाइसेंस दिया गया। 2016 में बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया। पहले ऐसा होता था कि जो बैंकिंग व्यवस्था में जब आरबीआई जब प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञप्ति निकालती थी तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे, 2016 से पहले तक। तभी कि आप देखोगे कि एक बार 2004 में लाइसेंस दिया गया, उसमें बहुत सारे अप्लाई किए लेकिन दो ही को मिलता है, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। फिर 2004 के बाद 2014 में आईडीएफसी और बंधन बैंक को लाइसेंस मिलता है। अब देखोगे कि इसमें से 2016 में संशोधन करते हुए बैंकों के जो लाइसेंस प्रदान करने के जो नियम है इनमें संशोधन किया गया और वर्तमान में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक को आवेदन अब कभी भी आवेदन कर सकता है, पहले की तरह उसको वेट नहीं करना पड़ता प्रेस विज्ञप्ति के लिए। तो इसी को अब कभी भी आवेदन कर सकता है, तो इसी को ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस कहा जाता है। ऑन टैप, ध्यान से सुनना, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइसेंस ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, कभी भी जब भी मन आए तो अब अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? नंबर ए, आवेदक एक भारतीय निवेशक होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो आवेदक है वो भारतीय होना चाहिए। आप आवेदन कर रहे हो कॉमर्शियल बैंक के लिए तो भारतीय होना चाहिए, और उसका उस भारतीय व्यक्ति का कम से कम 10 वर्षों का साफ स्वच्छ इतिहास होना चाहिए, साफ स्वच्छ इतिहास होना चाहिए। नंबर बी, एक औद्योगिक समूह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी औद्योगिक समूह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु पहले से उपस्थित किसी भी बैंक में 10% तक की हिस्सेदारी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक औद्योगिक घराना जैसे अंबानी और अडानी ये क्यों लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं? देखो क्या है, इनका एक बहुत बड़ा फर्म है। अब बैंकों में पैसा पब्लिक का भी होता है, तो भाई अगर ये अपनी इकाई को ज्यादा से ज्यादा लोन फंड कर देंगे तो अगर मान लो इनकी इकाई कल के दिन डूबती है तो लोगों का पैसा रिस्क में हो सकता है, खतरे में हो सकता है। तो इस वजह से कहा गया है कि भाई किसी भी औद्योगिक इकाई को, जो औद्योगिक घराना है, औद्योगिक समूह है, उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर उसका बहुत मन है कि उसको बैंकिंग व्यवस्था में निवेश करना है, क्योंकि उनके साथ उनका भी तो कुछ राइट्स है, तो वह पहले से जो उपस्थित कोई बैंक है वो 10% तक की हिस्सेदारी खरीद सकता है। नंबर सी कि न्यूनतम पूंजी जो है निवेश की 500 करोड़ तक का होना चाहिए। 500 करोड़, इसको पेडअप कैपिटल कह लो। जो पेडअप कैपिटल है कितना? 500 करोड़ का होना चाहिए। लाइसेंस मात्र 18 महीनों तक मान्य होना चाहिए। जो है लाइसेंस 18 माह तक मान्य होना चाहिए, 18 महीनों तक।
ठीक है, मतलब मान्य होगा, सॉरी 18 महीनों तक, मतलब कि अगर लाइसेंस प्राप्त हुआ है और इसी दौरान आपने बैंक खोल लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 18 माह तक मान्य होगा। ओके, इसके बाद नंबर ई देखोगे कि पहले 5 वर्षों में संस्थापक अपनी हिस्सेदारी घटा करके फर्स्ट 5 ईयर में, जो पहले 5 ईयर्स है, पहले पांच वर्षों में 5 ईयर्स में बैंक अपनी हिस्सेदारी घटा करके 40% तक ला सकता है। इसी दौरान विदेशी निवेश 49% से ज्यादा नहीं हो सकता इन 5 वर्षों में। ठीक है, किसी भी निवेशक के पास इसमें से 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है, ये ध्यान रखना। पहले 5 ईयर में जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो 40% तक अपनी हिस्सेदारी घटा के ला सकता है। इसमें से 49% तक का विदेशी निवेश हो सकता है। कोई एक आदमी 10% से ज्यादा के शेयर नहीं खरीद सकता है। एफ नंबर, 15वें वर्ष के अंत तक 15, तो 15वें वर्ष के अंत तक संस्थापक को हर हाल में अपने हिस्सेदारी घटा करके 15% तक लाना होगा। इस दौरान विदेशी निवेश 74% तक हो सकता है और वही किसी भी निवेशक को 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। जी, इसमें से कम जो शाखाएं हैं, 1/4 शाखाएं, 1/4 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होनी चाहिए। जहां बैंक नहीं है, इन क्षेत्रों की आबादी कम से कम 9,999 होनी चाहिए, कम से कम। अगला है आपका एच नंबर कि 6 वर्षों के भीतर उस बैंक को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना होगा, लिस्ट होना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अब नोट डाल के चाहो तो लिख सकते हो कि रिसेंटली आरबीआई के जो इंटरनेट वर्किंग ग्रुप जो बड़े कारपोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने के संदर्भ में विचार कर रही है, और इसके साथ साथ जो है बड़े एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्ति 50,000 करोड़ से ऊपर है और उनका एक दशक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हें भी बैंकिंग जो है बैंक में बदलने का विचार किया जा रहा है, जिसका जो परिसंपत्ति एनबीएफसी का 50 करोड़ तक का है। ठीक है, गृह ऋण प्रदान करने वाले जो वित्तीय संस्थानों को नेशनल हाउसिंग बैंक नियंत्रित करती है, जो कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, और यह एक सांविधिक निकाय है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंतर्गत स्थापित करी गई है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजों को समझा और जाना। अब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो दिया जाने वाला ऋण है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो भारत में कुछ क्षेत्रों को आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट मानती है, बहुत महत्वपूर्ण मानती रही है। देश के चौतरफा विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल के लिए इन क्षेत्रों का विकास भी अनिवार्य है। तो इन क्षेत्रों में बैंक अनिवार्य रूप से ऋण प्रदान करे, बैंक इन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से ऋण प्रदान करे। तो प्राथमिकता वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, जरा इन्हें देख लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कितने क्षेत्र आते हैं। तो पहला तो प्राथमिकता वाला क्षेत्र कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, उससे संबंधित क्षेत्र। दूसरा बुनियादी निर्माण। तीसरा शिक्षा। चौथा निर्यात। ये सभी प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, चौथा यानी 1 2 3 and 4। 5 क्या है, समाज का कमजोर वर्ग।
समाज का कमजोर वर्ग, समाज का कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग में जैसे माइनॉरिटी ग्रुप, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस मान लो, ठीक है, एससी एसटी बस शामिल है, माइनॉरिटी ग्रुप। साथ में आप देखोगे नंबर 6 यानी एमएसएमई, जो सूक्ष्म लघु, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके। नंबर जो 7 है, अच्छा यही नंबर 7 था, है ना, यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया जाने वाला ऋण, एमएफआई को दिया जाने वाला ऋण, ठीक है, ये प्राथमिकता क्षेत्र में है। नंबर 8 कम मूल्य का गृह निर्माण, ओके। बाद में इस सूची में 4 क्षेत्रों को भी जोड़ा गया, इस सूची में 4 और क्षेत्रों को बाद में जोड़ा गया। पहला है सामाजिक बुनियादी निर्माण, सामाजिक बुनियादी निर्माण, सामाजिक बुनियादी निर्माण में क्या क्या है भाई, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, अस्पताल एक्सेट्रा, अस्पताल। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा। तीसरा मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई, मीडियम साइज की इंडस्ट्रियल यूनिट। और जो चौथा है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा। सितंबर 2020 में संशोधित दिशा निर्देशों के तहत इस क्षेत्र में नई श्रेणियां जोड़ी गईं और स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक के बैंक का वित्तीयन और किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट और संपीड़ित बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए ऋण और कृषि उत्पादक संगठनों को क्रेडिट सीमा को बढ़ाने इत्यादि के लिए कुछ नए प्रावधान भी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जोड़े गए। आरबीआई ने सभी भारतीय और विदेशी बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके लिए जो दिए गए ऋण का 40% इन्हीं क्षेत्रों को ऋण के तौर पे जाएगा। कितना? 40% इन्हीं क्षेत्रों में, प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग है तो इन्हीं क्षेत्रों में जाएगा। इस 40% इन्हीं क्षेत्रों में जब ऋण के तौर पे जाएगा तो इनमें से 18% कृषि और संबंधित क्षेत्र को मात्र जाएगा, कृषि और संबंधित क्षेत्र को ऋण के तौर पे जाएगा। और आरबी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो दिया जाने वाला ऋण है वो 75% है। जो रीजनल रूरल बैंक है उनको हर हाल में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 75% ऋण इसी क्षेत्र में जाएगा। 75% का 40% का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, मान लो कॉमर्शियल बैंक है, और उसने 40 रुपए में से उसको 100 रुपए अगर मान लो ऋण के तौर पे उसने दे रखा है तो 40 रुपया मात्र और मात्र उसको इस जो मैंने प्रायोरिटी सेक्टर बताए तो इसी में लैंड करना पड़ेगा। वहीं आरआरबी के लिए जो नियम है, आरआरबी के लिए 75% का है कि आपको जो आप पैसा दोगे तो 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, इसको क्या कहते हैं? पीएसएलसी। ये क्या होता है भाई? देखो, पीएसएलसी को भारत में रघुराम राजन समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। किनकी समिति भाई? रघुराम राजन जी की समिति के आधार पे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उन बैंकों को प्रोत्साहित करने का था जो कि प्रायोरिटी वाले जो क्षेत्रों में तय किए गए जो लक्ष्य है इसको लोन दें। मतलब ये कहा गया था, इसका लक्ष्य मेन ये था कि जो प्रायोरिटी वाला एरिया है उनको ऋण दिया जाए, उस लक्ष्य को जो लक्ष्य रखा गया है उसको फुलफिल किया जाए।
अब जैसे कि मैं प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में थोड़ी सी बता दूं, वहां स्किल की कमी होती है। जब स्किल की कमी होती है तो पैसा के डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे जो बैंक हैं या कोई भी वित्तीय संस्थान है, उन क्षेत्रों को पैसा देने से कतराती है। तो इस वजह से आरबीआई को जरूरत आन पड़ी कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करो। अगर आप इसको बाध्य नहीं करोगे तो लोग प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा लेंड नहीं करेंगे। तो इसके अंतर्गत एक बैंक उतने मूल्य का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जितना उसको लक्ष्य से उसने ज्यादा ऋण दे रखा है। और यह प्रमाण पत्र जारी करता बैंक आरबीआई द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म में जो ई कुबेर है, जहां सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, तो बैंकों को बेच सकता है। और इसकी खरीद बिक्री ऑनलाइन होती है। जो पीएसएलसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, वे बैंक खरीदते हैं जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या असमर्थ रह जाते हैं। चूंकि वे इस प्रमाण पत्र को खरीद लेते हैं तो वह आरबीआई पर जो उन पर जुर्माना इंपोज करेगा, उस जुर्माने से बच जाते हैं। और जारी करता जो बैंक है उसको एक तरीके से वो वास्तविक मूल्य से ऊपर बेचेगा तो उसके लिए ये प्रोत्साहन का कार्य करती है। और वही जो जारी है वास्तविक मूल्य उससे ऊपर पे बेचेगा तो उसका लाभ भी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा ऑडिट की समाप्ति के बाद ये सर्टिफिकेट निरस्त हो जाते हैं और जारी करता बैंक सर्टिफिकेट के मूल्य के बराबर धनराशि उस बैंक को वापस कर देती है जिसने यह सर्टिफिकेट खरीद रखा था। और पीएसएलसी किसी भी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक मान्य होते हैं और वे स्वतः अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल को निरस्त हो जाते हैं। तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को देखा, समझा। उम्मीद करता हूं यहां कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करो। एक बैंक ए है, चलो पीएनबी ऐसे लिख लो, पीएनबी लिख लो, पीएनबी है, और एक एसबीआई है। ध्यान से सुनना, पीएनबी को इसमें 40% ऋण देना है, एसबीआई को भी 40% ऋण देना है। हुआ कुछ यूं, अब आरबीआई बीच में है, सभी का माई बाप है। हुआ कुछ यूं कि पीएनबी इस क्षेत्र में मान लो 30% ऋण दे पाया और जो एसबीआई है वो 50% ऋण दे दिया। अब आरबीआई इस पे क्या करेगा, पेनाल्टी इंपोज करेगा क्योंकि अपने इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। तो उससे पेनाल्टी से पहले कहा गया है, इन्हें एक मौका विकल्प दिया गया कि कोई बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो अपने लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य से ज्यादा वो पैसा लेंड किया हो। तो भाई इसे 40% देना था लेकिन इसने दे दिया 50%। तो अब ये 10 रुपए के बराबर यानी 50% दिया ना, तो एक्स्ट्रा 10 हुआ ना, तो 10% के बराबर यह पीएसएलसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा। तो ये बैंक को आरबीआई विकल्प प्रदान करता है कि भाई जो पीएसएलसी किसी ऐसे बैंक को ढूंढो तो पीएसएलसी खरीद लो, तो ठीक है ये खरीद लेगा। अब भाई इस बैंक का क्या फायदा, कुछ तो होना चाहिए ना कि एसबीआई ने ज्यादा पैसा दिया है, इस क्षेत्र में रिस्की है एरिया, फिर भी पैसा ज्यादा दिया है। तो जो पीएसएलसी है ये जो वास्तविक मूल्य मान लो 10 रुपए की जारी था ना, तो 12 रुपए इससे क्या करेगा, 12 रुपए पंजाब से लेगा, पंजाब बैंक से। बोलेगा कि मैं 12 का ही, बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है, बोलेगा कि मैं 12 रुपए से कम का नहीं दूंगा। अब भाई पीएनबी को हैवी पेनाल्टी से आरबीआई की बचना है तो पीएसएलसी वो 12 रुपए पे खरीद लेगा क्योंकि हैवी पेनाल्टी तो बहुत ज्यादा लग जाएगी, तो वो इससे खरीद ले। तो जो अतिरिक्त 2 रुपया है तो इस एसबीआई का क्या हो गया भाई, इस एसबीआई का हो गया लाभ और जो ये पेनाल्टी से बच गया। और इससे क्या होगा कि इसको प्रोत्साहन मिलेगा तो ये अपना पैसा और हो सकता है कि आगे कल जाके प्रायोरिटी सेक्टर में क्या करे, वो करे लेंड करे। तो इसी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। कल हम गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति एनपीए के बारे में डिटेल से समझेंगे, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।